हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे घटना चक्र 2022 लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका के सामान्य हिंदी बुक के बारे में। ठीक है, ये जो है नए पाठ्यक्रम के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार अध्ययन सामग्री और मॉडल प्रश्न पत्र जो है घटना चक्र के माध्यम से इसको जारी किया गया है। तो इस बुक के बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसमें जो हम चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक चैप्टर जो भी नवीनतम पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी तब सामान्य नहीं रह जाती है जब प्रश्न पत्र जो है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निर्मित किया गया हो। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को अगर देखा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने प्रश्न पत्र में बेहद कठिन प्रश्नों को समाहित किया है। साथ ही कुछ ऐसे अध्यायों से भी बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो परीक्षा प्रवृत्ति को देखते हुए परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि सामान्य हिंदी का गहन अध्ययन करें। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि इसे जनरल या सामान्यता पढ़ के जाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुरूप ही अध्ययन सामग्री इस पुस्तक में संयोजित की गई है। और इस पुस्तक के अध्ययन की सामग्री जो है दिसंबर 2021 में जो यूपी ट्रिपल एस सी ने लेखपाल पद की परीक्षा के लिए जो नया सिलेबस जारी किया था उसी की परीक्षा योजना एवं नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर ये पुस्तक बनाई गई है, आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे अनुक्रमणिका क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस बुक के माध्यम से। तो इसमें आएगा समास, पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर है पर्यायवाची शब्द। तीसरा है विलोम शब्द। चौथा है तद्भव एवं तत्सम। फिर है संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, हिंदी व्याकरण में वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, कालवर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न और विविध में हम लोग देखेंगे अलंकार, रस तथा प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। इसके बाद मॉडल पेपर भी इसमें दिया गया है, 1 से लेकर 5 मॉडल पेपर, तो उसको भी हम लोग इसमें सबसे अंत में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस पे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समास। समास से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसके उदाहरण और उससे संबंधित कुछ इसमें प्रश्न समाहित हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास। तो समास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समास क्या होता है सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को जो है समास कहा जाता है। ठीक है, और समास के द्वारा विभक्ति सहित शब्द संधि के नियम परस्पर मिला दिए जाते हैं जिससे एक नया शब्द बन जाता है। इन परस्पर संलग्न शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को जो है विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर क्या है, तो इसका अगर हम समास विग्रह करें तो पीत है जो अंबर अथवा पीला है जिसका अंबर। ठीक है, तो ये इसका जो इतना बड़ा विग्रह होता है तो इसका एक शब्द में पीताम्बर कहा जा सकता है। ठीक है, पीत पीत मिस पीला और अंबर मिस कपड़ा या उसका जो पहनावा। तो इस तरीके से समास विग्रह करते हैं। ठीक है, अब एक एक समास के प्रकार और उसके उदाहरण और उसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समास के प्रकार देखें। और हाँ, वीडियो में जो है मैंने ग्रामीण समाज और विकास के जो पुस्तक आई थी घटना चक्र की वो सारी की सारी मैंने करवा दी है, वो अपलोडेड है, 4 पार्ट में मैंने अपलोड किया, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो समास के प्रकार में देखेंगे तो अव्ययी भाव समास पहला आता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, इस समास में पहला पद जो है प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद जो है वो अव्यय होता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कैसे होता है। परिभाषा हो गया, तो उदाहरण में देखेंगे तो समक्ष। समक्ष जो है ये उदाहरण है और ये है, इसका विग्रह अगर करेंगे तो क्या आएगा, अच्छी के सामने। ठीक है, इसके बाद एक है यथारुचि। यथारुचि में देखिए, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो ये आएगा रुचि के अनुसार। और इसमें समास विग्रह जो है ये अव्यय भाव समास है। कैसे, जैसे इसमें जो पहला पद है
यथा, यथा जो लगा हुआ है, यथा जो है एक अव्यय है, ठीक है, इसलिए ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। आजन्म, आजन्म भी अव्यय भाव समास है क्योंकि इसमें आज रोज जो लगा हुआ है आगे, इससे अव्यय पद है जिससे इसका अर्थ निकलता है, विग्रह निकलता है जन्म तक या जन्म पर्यंत, ठीक है। इसके बाद यथा विधि आता है। यथा विधि में भी देखिए यथा लगा हुआ है, यानी कि ये अव्यय भाव समास हुआ। यथा शब्द जो है अव्यय होता है, तो विधि के अनुसार इसका विग्रह हो जाएगा। इसके बाद दिनानुदिन है, जिसके अर्थ होता है दिन के बाद दिन, ठीक है। निर्भय, निर्भय में नि शब्द जो है वो अव्यय है, तो इस तरीके से निर्भय भी जो है अव्यय भाव समास हो जाएगा और इसका विग्रह बनेगा बिना भय का, ठीक है। इसके बाद प्रत्यंग, प्रत्यंग में प्रति जो है अव्यय हो जाएगा प्रति, तो इस तरीके से इसका भी अंग अंग, प्रत्यंग मिस अंग अंग, इसका विग्रह बनेगा। इसके बाद प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी प्रति जो है अव्यय भाव है, तो अच्छ, अच्छ माने आँख के प्रति, प्रति मिस आगे, तो आँख के आगे या आँख के प्रति, अच्छ के प्रति, ठीक है, इसका विग्रह बनेगा। इसके बाद परोक्ष शब्द भी जी अव्यय भाव समास है क्योंकि इसमें पा लगा है, पर, ठीक है, अच्छ के परे, परोक्ष का जो है अव्यय भाव अगर समास में हम इसको विग्रह करेंगे तो अच्छ के परे हो जाएगा, यानी आँख से परे हो जाएगा। इसके बाद आपाद मस्तक, आपाद मस्तक मतलब पाद से मस्तक तक हो जाएगा इसका, यानी कि पैर से मस्तक तक इसका विग्रह हो जाएगा, ये भी अव्यय भाव समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में प्रति जो है अव्यय प्रति शब्द लगा हुआ है, इसलिए इसमें जो है अव्यय भाव समास है और इसका विग्रह हो जाएगा उपकार के प्रति, ठीक है। यथाशक्ति, यथा जहाँ लग जाएगा वहाँ अव्यय भाव समास हो जाएगा, तो शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथा संभव भी अव्यय भाव समास। प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। यथार्थ, यथार्थ भी अव्यय भाव समास। यथा शीघ्र अव्यय भाव समास, ठीक है। इसके बाद भरपेट, भरपेट भी अव्यय भाव समास है, इसका विग्रह होगा पेट भर, ठीक है। बेशरम, बे लग गया यानी कि पहला शब्द जो अव्यय होगा, बे, बे जो इसमें लगा हुआ है वो अव्यय होगा है, ठीक है, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। बिना श्रम के, बेकाम, बिना काम का। मन माना, मन के अनुसार। व्यर्थ, बिना अर्थ के, ठीक है। आमरण यानी मरण तक। इसके बाद यावत जीवन यानी कि जब तक जीवन है, ठीक है। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। फिर इसके बाद अनजान जो बिना जान पहचान का। इसके बाद दिनों दिन यानी दिन ही दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से अव्यय भाव समास हो गया। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास, दूसरा समास। तो इसका पहले परिभाषा देखते हैं। तो इसमें पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें जो है दो पद होंगे, पहला पद जो है द्वितीय रहेगा और अंतिम पदों की प्रधानता इसमें होती है। और सामान्यतः प्रथम पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है। इसका एक ये भी पहचान है, ठीक है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का भी लोप होता है। अब आगे हम देखेंगे संधि और समास में अंतर। कभी कभी पूछ लिया जाता है संधि और समास में अंतर क्या होता है। तो देखिए संधि में जो होता है वो दो वर्णों का योग होता है, मेल होता है, ठीक है। लेकिन समास में जो होता है वो दो पदों का योग होता है, दो पदों का मेल होता है, ठीक है। संधि में जो है इसमें दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि इसमें मेल और विकार का कोई अर्थ ही नहीं होता है, किसमें, समास में, ठीक है। संधि को विभाजित करने के लिए विच्छेद कहा जाता है। अगर संधि को विभाजित करते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं और समास को विभाजित करने को विग्रह कहते हैं, ठीक है। हिंदी में संधि तत्सम शब्दों में होती है और समास जो है वो संस्कृत तत्सम, उर्दू, हिंदी आदि हर प्रकार के पदों में होता है। अब हम तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे अभी बताया गया कि जो इसमें जो है विभक्ति का लोप होता है पहले द्वितीय पद से लेकर और सप्तमी कारक तक। तो द्वितीय कारक देखेंगे कर्म तत्पुरुष तो के उदाहरण देखेंगे। तो गगन चुंबी जो है ये तत्पुरुष समास है और ये जो है गगन को चूमने वाली, ठीक है। अब इसमें कर्म तत्पुरुष लगा रहे हैं, कर्ता ने कर्म को देखो आ गया, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। मनोहर की बात करेंगे तो मन को हरने वाला, ठीक है, यानी कि मन को हरने वाला मनोहर, ये हो गया कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। ग्रह आगत, ग्रह आगत में ग्रह को आगत, इसको हम विग्रह करेंगे तो ग्रह को आगत हो जाएगा, जिसमें को आ रहा है तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है।
ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, इसमें भी तत्पुरुष समास है। स्वर्ण प्राप्त यानी स्वर्ण को प्राप्त, इसमें भी तत्पुरुष समास है। कट खोदवा यानी काठ को खोदने वाला, इसमें भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि को का लोप हो रहा है, ठीक है। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें भी तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास है। इसके बाद ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अब हम देखेंगे करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब करण कारक की बात करें तो उसमें से आता है, जो से पद होता है वो लोप होता है। देखिए मदसून, मदसून माने कि मद से शून्य, यहाँ पे से आ रहा है इसके विग्रह करने पर, ठीक है। दंड पीड़ित यानी दंड से पीड़ित, तो दंड से पीड़ित, तो ये आपका हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, ठीक है। श्रम साध्य यानी कि श्रम से साध्य, तो श्रम से साध्य, तो यहाँ भी करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। भयभीत यानी कि भय से भीत, डरा हुआ व्यक्ति, तो यानी कि यहाँ भी तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रेम सिक्त यानी कि प्रेम से सिक्त, शोकग्रस्त हुआ, शोक से ग्रस्त। दुखार्थ, दुख से आर्थ। श्रमजीवी यानी श्रम से जीने वाला, ये सारे जो है करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। बाड़ाहत, बाढ़ से आहत। रेखांकित, रेखा से अंकित। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पद दलित, पद से दलित। इसके बाद रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है। तनावग्रस्त, तनाव से ग्रस्त। जल सिक्त, जल से सिक्त, ये सारे जो है करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे तो संप्रदान तत्पुरुष की बात करेंगे तो सभा भवन, सभा के लिए भवन, ठीक है। संप्रदान में के लिए लगता है तो सभा के लिए भवन, यानी सभा भवन अगर बनता है सभा के लिए इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। गौशाला जो होती है गो के लिए, गो के लिए शाला बनती है, ठीक है। शिक्षालय जो होता है शिक्षा के लिए आलय, इसका विग्रह होगा। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ठीक है। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी, आपको इसको विग्रह करना पड़ेगा, आप तभी इसको जान पाएंगे कि ये कौन से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है संप्रदान तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ वेदी, देशभक्ति, देवालय, युद्ध भूमि, बाला मृत्यु, राह खर्च, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। 9 वर्षों उपहार यानी कि 9 वर्ष के लिए उपहार। शिवार्पण यानी कि शिव के लिए अर्पण। सभा भवन, सभा के लिए भवन अभी हो गया। विधानसभा, विधान के लिए सभा, ठीक है। इसमें भी करण संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंचमी विभक्ति अपादान तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसमें देखिए लोकोत्तर, लोकोत्तर माने कि लोक से उत्तर, ठीक है। अपादान में से अलग होने की अर्थ में अपादान वहाँ पर होता है, ठीक है। बलहीन यानी कि बल से हीन, ठीक है। दूरागत यानी कि दूर से आगत, तो यहाँ पर सारे अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वृक्ष पतित यानी कि वृक्ष से पतित, अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है, ठीक है। पद भ्रष्ट यानी पद से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। धर्म भ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, ठीक है। विदेशागत यानी विदेश से आगत। जन्म रोगी यानी कि जन्म से रोगी, ठीक है। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। तो ये सारे हो जाएंगे अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण, ठीक है। षष्ठी विभक्ति देखेंगे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। तो काकी के, रारी रे, नानी ने जहाँ पर आएगा वहाँ पे संबंध आता है, ठीक, संबंध दर्शाता है। तो संबंध तत्पुरुष समास में गंगा जल, ठीक है। राजभवन, समाजोद्धार, पतितोद्धार, सूर्योदय, ये सारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। गंगा जल का अगर विग्रह करेंगे तो गंगा का जल। राजभवन का अगर विग्रह करेंगे तो राजा का भवन। समाजोद्धार का विग्रह करेंगे तो समाज का उद्धार। पतितोद्धार का विवरण करेंगे तो विग्रह करेंगे तो पतित का उद्धार, ठीक है। सूर्योदय का सूर्य का उदय। गृहकार, गृह का कार्य। त्रिपुरारी, त्रिपु का आर्य, ठीक है। त्रिपु का आर्य, ये आपको याद रखना है, ये जो आता है संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। नगर सेठ, राजमाता, ये भी संबंध तत्पुरुष। विद्यालय संबंध तत्पुरुष। स्नानगृह संबंध तत्पुरुष। चंद्र प्रकाश, जलधारा, श्रमधान, वीर कन्या, प्रेमोपासक। गंगा जल जो है ये भी संबंध तत्पुरुष में आता है। चरित्र चित्रण, ग्रामोद्धार, कवि श्रेष्ठ, ग्रामोद्धार, ये संबंध तत्पुरुष में आता है। अब हम बात करेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब इसमें में पर जहाँ पे आप लोप होगा वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होगा, जैसे कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ,
ठीक है। यहाँ पे में आया, लोप हो रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नराधम, नरों में अधम। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। शस्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, ठीक है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। जलमग्न, जल में मग्न। नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास, ठीक है। आप बीती, शरणागत, गृह प्रवेश, रणशूर, क्षत्रिय धाम, ये सारे जो है संबंध तत्पुरुष के, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तीसरे समास की बात करते हैं, कर्मधारय समास। तो जिस समास पे पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। विशेष विशेषण यानी कि विशेषण जो होता है शब्द, उसकी विशेषता जो बताता हो वो विशेष हो जाएगा, विशेष, समझे। तो इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले लिखा होता है, नहीं। जिस शब्द की विशेषता, विशेषण शब्द आप लोग को पता ही होगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जो शब्द की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, और इसमें खास है कि विशेषण पहले होता है। जैसे कि नीलांबर, तो नीलांबर जो है, नीला है, अंबर जो कर्मधारय समास के उदाहरण होगा, ठीक है। अब इसमें नीला, नीलांबर यानी नीला जो एक विशेषण है ना, विशेषण शब्द है नीला, तो नीलांबर हुआ। पीत सागर, पीला, पीत है सागर जो, पीत मिस पीला, यानी कि ये भी एक विशेषण हुआ, ठीक है। नीलोत्पल यानी कि नील है, उत्पल जो, तो यानी यहाँ पे नीला फिर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। सन्मार्ग यानी कि सत्य है, मार्ग जो। महात्मा यानी कि महान है, आत्मा जो, महान शब्द जब विशेषण है ना। परमेश्वर, परम है ईश्वर, अब इसमें परम जो है वो ईश्वर, परम जो है वो विशेषण है। तो इस तरीके से यहाँ पे कर्मधारय समास आएगा, ठीक है। महाकाव्य में महान है काव्य जो, तो यहाँ पे कर्मधारय आएगा। महाऔषध यानी महान है औषध जो। पीतांबर यानी पीत है जो अंबर, ठीक है। इसके बाद सत्संग, सत्संगत, सज्जनों की जो संगति होती है, ठीक है। नीलकाश, नीलाकाश यानी नीला है जो आकाश, यहाँ भी कर्मधारय समास। महर्षि में कर्मधारय समास। चरम सीमा में कर्मधारय समास। महापुरुष में कर्मधारय समास। श्वेत पत्र में कर्मधारय समास। नीलकमल में, नराधर्म में, इस सारे में जो है कर्मधारय समास आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है विशेषण विशेष दोनों, या फिर देख ही सकते हैं, श्वेत जो है ये विशेषण है, नीला विशेषण है, अधम विशेषण है, समान महान विशेषण है, चरम विशेषण है जो कि सीमा की विशेषता बता रहा है। पुरुष की विशेषता महान है इसमें, पत्र की विशेषता श्वेत है इसमें, कमल की विशेषता इसमें नीला है, नर जो है वो अधम है। तो इस तरीके से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। आगे हम बात करेंगे द्विग समास। तो द्विग समास की बात करें तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और उससे समूह का बोध होता है उसे द्विग समास कहते हैं, ठीक है। द्विग समास, तो जहाँ पे आप संख्यावाची प्रथम पद देखेंगे तो वहाँ पे द्विग समास लगा देंगे, ठीक है। द्विग समास देख लेते हैं उदाहरण, जैसे पंचपात्र, ठीक है। पंचपात्र में देखिए पहला पद जो है पंच जो है पाँच, पंचमिस पाँच, यानी कि यहाँ पे संख्या आ रहा है तो ये हो गया द्विग समास, ठीक है। नवरत्न, यहाँ पे नौ देखिए पहला पद आ रहा है तो यानी कि ये द्विग समास के अंतर्गत आता है। पंचरत्न, यहाँ पर भी पाँच आ रहा है, पाँच रत्नों का समूह, तो यहाँ पे द्विग समास। नौ ग्रह, नौ आ रहा है तो नौ ग्रहों का समूह, यानी कि कहने का आशय ये हुआ कि जहाँ पर भी आप पहला पद जो है वो अगर संख्या देख लेते हैं या लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो है द्विग समास होगा, ठीक है। त्रिफला, त्रिभुवन यानी तीन भुवनों का समाहार। सतसई यानी 700 का समाहार। त्रियुगी यानी कि 3 युगों का समाहार। त्रिलोकी यानी 3 लोकों का समाहार। अष्टपदी यानी 8 पदों का समाहार। सप्तशती, चतुर्वर्ण, पंचवटी, षटकोण, अष्टसिद्ध, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ये सारे जो है द्विग समास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा समास जो है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि इनमें दोनों पदों के मिलाकर एक तीसरा पद का अर्थ निकलता है या उसकी प्रधानता छलकती है, तो वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होंगे, ठीक है। और इस समासगत पदों में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। यानी कि दोनों पद अगर हैं तो उनकी दोनों की कोई प्रधानता नहीं होती है, और किंतु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण देते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों पदों की अपना कोई समानता यानी भी उनकी कोई प्रधानता नहीं होती, लेकिन वो दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद के विशेषण देते हैं, होता है, ठीक है। इसमें किसी अन्य पद का अर्थ प्राप्त होता है तो वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास ही होता है, ठीक है। देखिए अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तभी समझ पाएंगे। जैसे लंबोदर, ठीक है।
तो लंबोदर का विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, गणेश भगवान का उदर यानी कि पेट लंबा है, तो इसका अर्थ निकल रहा है तीसरा अर्थ गणेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो यहाँ पे लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो इसका अर्थ निकल रहा है विष्णु। यानी कि आपको मूलतः ये ध्यान रखना है कि उस कौन सा ऐसा शब्द है जिसको किसी को कहा जा रहा है या किसी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसके, तो शिव के शिखर पर चंद्र होता है, तो शिव भगवान का अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बीड़ा पाड़ यानी कि बीड़ा है पहाड़ में जिसके, तो सरस्वती माँ देवी की हाथों में बीड़ा होता है, तो यहाँ पे अर्थ इसका बीड़ा पाड़ का निकल रहा है तीसरा, तो ये भी बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। ठीक है, गिरधर की बात करें तो गिर को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, गिर मिस पर्वत, तो पर्वत को किसने धारण किया था, श्री कृष्ण ने, तो गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं, तो एक तीसरा अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, सहस्त्राक्ष यानी कि सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, अर्थात इंद्र, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण, रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर थे तो 10 मुख भी होंगे, तो इस तरीके से 10 मुख में रावण को एक बोध होता है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जलज, जल से उत्पन्न है जो, तो जल से कमल उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी कि कृष्ण को कहा जाता है, तो यहाँ पर भी जो है बहुव्रीहि समास। गजानन यानी गज के समान आनन वाला यानी श्री गणेश, तो गणेश जी को कहा जा रहा बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीले हैं कंठ वाला, तो भगवान शिव को अर्पित, तो नीलकंठ कहा जाता है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास। दिगंबर यानी दिशा ही है अंबर, अर्थात नग्न यानी कि एक विशेष व्यक्ति, तो यहाँ पर दिगंबर भी जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विश्वामित्र की बात करें तो विश्व का मित्र यानी कि ऋषि का नाम बोध होता है, तो यहाँ पर भी जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र की बात करें तो तीनों नेत्रों वाले, अर्थात शंकर। अब यहाँ पे त्रिनेत्र की बात हो रही है यानी कि यहाँ पर अंक भी आ रहा है ना, प्रथम पद संख्यावाची, तो यहाँ पे दिग्ग समास नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तीनों नेत्र अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है, शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ही लगाएंगे। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो आप द्विग समास इसको लगा सकते हैं। ठीक है, दशानन यानी कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पे भी जो है बहुव्रीहि समास। और संख्यावाचक समास, संख्यावाचक में देखेंगे तो द्विग समास भी आएगा, लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं दिया तो आप द्विग समास लगा सकते हैं। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में अंतर की बात करें तो तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। ठीक है, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण बताते हैं, तो यही दोनों में अंतर होता है। अब छठा समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माने कि द्वंद्व का आशय होता है जोड़ा। ठीक है, बीच में किसी चीज़ से जोड़ा जाए, ठीक है, तो उसको वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे कि इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे और इसमें अवयव जो है शब्दों के बीच समुच्चय बोधक अव्यय जो और अथवा या का लोप होता है, या फिर ये डंडा का निशान होता है। ठीक है, हाइपन लगा होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है, दंड समास कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मण, देखिए दोनों पद, इसको अगर हम विग्रह करें तो राम और लक्ष्मण आएगा, जिसमें दोनों पद राम भी और लक्ष्मण भी दोनों पद प्रधान है। इसमें और का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। राम कृष्ण, यहाँ पर भी दोनों राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो राम भी मेन पद है और कृष्ण भी मेन पद है, तो इस तरीके से इसमें जो है दोनों का जो है और के साथ लोप हो रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, पितरों, माता और पिता को पितरों कहते हैं, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। लव कुश, लव और कुश, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, हरिशंकर, हरि और शंकर दोनों पद प्रधान। शिव पार्वती, शिव और पार्वती, माता पिता, माता और पिता, देखिए ये हाइपन आ रहा है। ठीक है, सीताराम, हाइपन आ रहा है, सीता और राम, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व, इसको आप दंड से समझ सकते हैं। ठीक है, राधा कृष्ण, दाल रोटी, पाप पुण्य, सब जगह हाइपन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। कि ठीक है, कीड़े मकोड़े, घास कूड़ा, भेड़ बकरी, ऊंचा नीचा, भला बुरा, रात दिन, और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें अधिक से अधिक जो है एक दूसरे के विलोम शब्द भी आते हैं, तो इस तरीके से द्वंद्व समास को भी पहचाना जा सकता है। अब हम कुछ परीक्षा प्रश्न संग्रह की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास
तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो देखिए राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी, तो इसमें से जो आजन्म है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं। क्यों? क्योंकि आजन्म में जो बड़ा आ आगे आ रहा है ये अव्यय है, और इससे क्या भाव निकलता है, ये अव्यय भाव समास निकलता है, जिससे कि ये यही जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी तीनों जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कुछ व्याख्या। तो विकल्प सी अर्थात आजन्म यानी कि जन्म तक अथवा जन्म पर्यंत अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद का अव्यय होता है। ठीक है, शेष विकल्प जो तत्पुरुष समास के उदाहरण है, अर्थात राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, इसमें संबंध तत्पुरुष बताता है। यज्ञ वेदी यानी यज्ञ के लिए वेदी, तो यहाँ संप्रदान कारक संबंध तो तत्पुरुष समास है। ग्रामवासी यानी ग्राम के वासी यानी कि संबंध तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति आता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है, अंतिम पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और समानता प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष होता है। इस समास से पहले पद में जो है द्वितीय से सप्तमी कारक तक विभक्ति का भी लोप होता है। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास का परिभाषा हो गया। अब अगला हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास है। ठीक है, तो लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उसे उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें कर्मधारय समास की अगर बात करें तो इसमें आंसर देखिए, लड़का भूख से अधमरा इसमें आ रहा। ठीक है, तुम्हें अपना भला बुरा, ठीक है, और इसके बाद विवाह संबंध में ऊंच नीच और दिया बत्ती। तो दिया बत्ती, ऊंच नीच और भला बुरा ये तो एक तरीके से द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। ठीक है, तीनों। तो बाकी एक यही बचा ये पार्ट जो कि अधमरा जो दिया गया है ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे कि चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, इसमें कमल चरण का विशेष है। ठीक है, जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विग समास कहते हैं, जैसे त्रिलोक, नवग्रह आदि। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा योम का लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से BCD में भला बुरा, ऊंच नीच, दियावती द्वंद्व समास है, ये में जो है अधमरा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत में जो है देखिए तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्यों तत्पुरुष समास है? क्योंकि तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद जो है प्रधान है। तो इस तरीके से तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तो रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक और सीताराम। सीताराम हो जाएगा आपका ना द्वंद्व समास। त्रिभुवन जो है वह द्विग समास हो जाएगा। और इसके बाद ठीक है ये नवयुवक जो है ये अव्यय भाव में आएगा। और इसके बाद आपका ये ए पार्ट जो बचा है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, रसोई घर। ठीक है, रसोई का घर। रसोई घर में जो है तत्पुरुष समास है कि जिससे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो पुरुषोत्तम में भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से ही हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में उत्तम जो कि अधिकरण कारक होने के कारण यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विग समास का उदाहरण बताओ इनमें से। तो इसमें से देखिए द्विग समास जहाँ पे जो है संख्यावाचक आ जाए, यानी कि चौराहा, देखिए इसमें चार शब्द जो आ रहा है ना पहला पद, तो ये संख्यावाचक है, तो सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। द्विग समास होगा क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक का विशेषण और समस्त पद से समूह का बोध हो तो वहाँ पर द्विग समास होता है। ठीक है, अगला फिर द्विग समास का उदाहरण बताना है। तो देखिए इसमें नवरत्न, लेनदन, नीलकंठ, यथाशक्ति। तो देखिए इसमें से कौन संख्यावाचक आ रहा है, तो नवरत्न। ठीक है, नवरत्नों का समूह, तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाएगा, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है ये अव्यय भाव समास है। ठीक है, क्योंकि यथा शब्द लिखा है जो कि अव्यय होता है, तो ये प्रथम खंड की प्रधानता इसमें होती है जिसमें यथाशक्ति में, तो अव्यय भाव समास हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है। देखिए कर्मधारय समास आएगा महापुरुष में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि प्रथम खंड का उपमा सूचक या विशेषण हो तो वहाँ पे कर्मधारय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महापुरुष जो है, पुरुषों में महान है जो पुरुष। ठीक है, तो महान एक शब्द आता है जो कि विशेषण बता रहा है पुरुष की, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। गुणहीन में कौन सा समास है, अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा गुणहीन। ठीक है, गुणहीन का अगर विग्रह करेंगे तो गुण से हीन आएगा और उससे शब्द जो है वो
तृतीय तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष का जो है ये उदाहरण होता है। अब इसमें तुलसीकृत, वाग युद्ध, ये सारे जो है कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि श्याम सुंदर में प्रथम पद जो है वो विशेषण है श्याम। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता के कारण विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अनपढ़ पद में समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अब अनपढ़ में जो अंतिम शब्द है वो जो है अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। ठीक है, अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व बड़ा आ, छोटा आ अथवा न लगाने से अन तत्पुरुष समास बनता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद जो है विशेष होता है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो भयभीत, भयभीत में जो है तत्पुरुष समास है। जहाँ पर अंतिम पद की प्रधानता होती है और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, भयभीत में जो है विग्रह करेंगे तो भय से भीत आएगा। शब्द में पहला पद विशेषण है, दूसरा पद जो है विशेष है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम, देखिए घनश्याम जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि घनश्याम से श्री कृष्ण का जो है नाम है, जो कि एक तीसरा अर्थ प्रकट करता है, इसलिए जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जब दो समास शब्द बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। ठीक है, अभी ऊपर बताया, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर पीताम्बर कृष्ण की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में देखिए आ जो बड़ा आ है ये अव्यय है, तो यानी कि अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो त्रिकाल, यथासंभव, भरपेट, नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, शिव की बात हो रहा है यहाँ पर, शिव का अर्थ प्रकट कर रहा है, शिव की विशेषता बता रहा है, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, यही बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अब देखते हैं तो अगला क्या है क्वेश्चन। तो प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताइए। तो देखिए रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित। ठीक है, यहाँ तत्पुरुष करण या तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण, से का लोप हो रहा है। ठीक है, समास का द्वितीय पद प्रधान है और इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तो रोग से पीड़ित, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति यानी कि प्रधान हो गया, रोग जो है संज्ञा हो गई, तो इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर विशेष विभक्तियां लगती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान। तो प्रतिमान में कौन सा उदाहरण, किस समास का उदाहरण? तो ये अव्यय भाव समास है, क्योंकि प्रति शब्द अव्यय है और पहला पद जो होता है वो अगर अव्यय लगा हो तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वीर पुरुष। वीर पुरुष में कौन सा समास? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, वीर पुरुष में तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है, इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, दशानन की बात करते हैं तो ये जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशानन का अर्थ तीसरा निकलता है रावण से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में तत्पुरुष समास है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करें, परिभाषा, तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। कर्ता कारक संबोधन को छोड़कर शेष सभी भागों में विभक्तियां लगाकर समास विग्रह होता है। ठीक है, पतित तपावन जैसे, तो अर्थात पतितों को पवित्र करने वाला। करुणा पूर्व जैसे, अर्थात करुणा से पूर्व। स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में वास करने वाला। इस प्रकार रात में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। तो इस तरीके से निशाचर जो हो जाएगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दही में बड़ा। दही में कौन सा समास है? ठीक है, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में जो है वो द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होते हैं और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो। तो इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। तो दही बड़ा में क्या करेंगे, इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो दही और बड़ा में द्वंद्व समास आएगा, क्योंकि और का लोप हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नीलोत्पल में प्रयुक्त समास का नाम चुनिए। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें जो है कर्मधारय समास हो जाएगा नीलोत्पल। ठीक है, नीलोत्पल का भी उदाहरण मैंने बताया था कि प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय बनता है। यानी कि परम है ईश्वर जो, परमेश्वर, इस प्रकार नीला है उत्पल जो, अर्थात नीलोत्पल। तो यहाँ पे जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्यों है?
क्योंकि इससे तीसरे व्यक्ति का लोप अर्थ निकल रहा है। विशेषण बता रहा है पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजगृह में कौन सा समास है? तो राजगृह में यह तत्पुरुष समास है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष में और इसका प्रथम पद जो है प्राय संज्ञा और विशेषण होता है। तो इस तरीके से राजगृह अगर की बात करें तो राजा का ग्रह में संबंध तत्पुरुष आता है। ठीक है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चंद्रमौली अर्थात चंद्र है मौल यानी मस्तक पर। ठीक है, मौल में से मस्तक होता है तो मस्तक पर जिसका चंद्र है अर्थात भगवान शिव। तो इस तरीके से तीसरा विशेषण जो निकलता है वो भगवान शिव को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास में के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसमें से जो नववधु है ये नहीं होता द्विगु समास का उदाहरण। बाकी पंचानन, त्रिवेणी, नवरत्न ये सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास का परिभाषा है कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होगा। ठीक है, नववधु में जो है ये नववधु जो है ये द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नववधु में नौ का अर्थ नई होगा। ठीक है, यहाँ पे नौ का अर्थ नौ संख्या से नहीं लेना है। ठीक है, नववधु में नई वधु, नई बहू। तो इस तरीके से ये द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, और यह संप्रदान तत्पुरुष के संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका अगर हम विग्रह करेंगे देशभक्ति का तो देश के लिए भक्त आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के लिए जो है संप्रदान के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो वो है दानवीर। ठीक है, दानवीर जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दानवीर क्योंकि इसका दान में वीर होता है, यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, सिंह पुरुष में कौन सा समास है? तो सिंह पुरुष में कर्मधारय समास है। क्यों कर्मधारय? क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो सिंह के समान शक्तिशाली पुरुष यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है सिंह के समान। तो जहाँ पे विशेषता और विशेषण आ जाए वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ उपमेय की बात करते हैं तो पुरुष उपमेय हो जाएगा और उपमान जो है सिंह हो जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो उपमेय होता है, जिससे उसकी विशेषता बतलाई जाए वो उपमान होता है। तो आंसर इसका जो है ये पार्ट से हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस तरीके से ये था समास जो कि पहला चैप्टर था इस बुक का। तो इसका विश्लेषण किया गया, इसमें टोटल 31 क्वेश्चन थे और उसकी परिभाषाओं उसके उदाहरण को देखा गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट दिन में इस बुक के दूसरा चैप्टर जो है वो हम लेकर आएंगे जो है पर्यायवाची शब्द। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से उसके परिभाषा, कुछ पर्यायवाची शब्द उदाहरण, इससे संबंधित प्रश्न को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।